ओके जी, आप लोग की क्लास का फोल्डर देख लेते हैं, दिस वन। जनवरी जनवरी 28 का बना लेते हैं। आप लोगों ने एक एम्प्टी फोल्डर बना लिया जी। इस फोल्डर को जो है आप विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करें, जस्ट ड्रैग। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए पहली ऑप्शन ये यहाँ पे न्यू फाइल, नाम इसका कुछ भी आप रख सकते हैं जी। ठीक है जी, मैंने नाम रख दिया। एरो फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें रिवाइज थोड़ा सा करते हुए चलते हैं। एरो फंक्शंस हमारे पास काफी कन्वीनियंट सिंटेक्स आ जाता है। अगर आप कोई लेंथी सिंटेक्स लिखते हैं, लाइक एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम आपने कोई दिया, उसके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए, ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, और आपने रिटर्न करनी है जो भी उससे कैलकुलेशन एक्सप्रेशन। सो इस तरह फंक्शन को लिखना ट्रेडिशनली तमाम लैंग्वेजेस में ही यही सिंटेक्स है, आपने देखा है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी भी वेरिएबल में इसकी रिटर्न टाइप को ले लें, और कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखें, पैरामीटर्स पास करें, और उसके बाद आप इस फंक्शन का जो आंसर आ रहा है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक टिपिकल फ्लो होता है फंक्शन में। यू डिफाइन अ फंक्शन, देन यू कॉल अ फंक्शन, एंड देन उसका जो रिजल्ट है उसको जो भी आपने प्रोसेस करना है वो करें। हमारे पास एरो फंक्शंस में ये जो सिंटेक्स है यहाँ पे, इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हो जाती है कि आप जो है वो इसको, यू डोंट नीड टू नेम इट अ फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखना, उसका नाम रखने की जरूरत नहीं है, और आप ये हेडर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से। यू जस्ट गिव द पैरामीटर्स एंड देन द बॉडी, और फर्दर विद इन द बॉडी इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट, तो आपको ये फिर ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न का कीवर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेमी कॉलन लगा दें, ठीक है, अदरवाइज सेमी कॉलन तो पहले ही ऑप्शनल है जावास्क्रिप्ट में। अब इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, और यहां से इस वेरिएबल का नाम भी मैं सम रख देता हूं, वेरिएबल में सेव कर सकता हूं। नीचे कोई चेंज नहीं आएगी। फंक्शन चाहे वो वेरिएबल में सेव है या एक लॉन्ग सिंटैक्स से डिक्लेयर किया गया है, फंक्शन इन्वोक उसी तरह होता है, कॉल उसी तरह ट्रेडिशनल तरीके से ही होता है, उसको कॉल करने में कोई फर्क नहीं होता। मतलब फंक्शन को कॉल करने के लिए आप जो है वो फंक्शन का नाम लिखते हैं, यहाँ वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं जिसके अंदर वो फंक्शन है, और उसको पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए टर्मिनल में जाएं, न्यू टर्मिनल ओपन कर लें। मैं ये एक्सप्लोरर को हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मूव टू राइट पैनल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक थोड़ा सा सेटअप क्रिएट कर लेता हूँ। इसको रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एज अ स्टैंड अलोन रन करने के लिए नोड का एनवायरनमेंट आपने इंस्टॉल अगर किया हुआ है तो नोड की कमांड आपके पास अवेलेबल है। आप जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउजर में नहीं चला रहे, याद रखें ये वो जावास्क्रिप्ट है जो C++ की तरह एज अ इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी पर्टिकुलर यूआई से बाउंड नहीं है। ये एज अ यानी प्योर लैंग्वेज के तौर पर हम पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की एक्सपर्टीज इसीलिए आपको चाहिए, चाहे आपने रिएक्ट में काम करना है, चाहे एंगुलर में, चाहे नोड में, किसी भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में काम करना है, तो आपको लैंग्वेज पहले सीखनी चाहिए, आई बिलीव। एंड उस लैंग्वेज को आपको एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर, ना कि स्पेसिफिक किसी यूआई सिस्टम से बाउंड करते हुए, क्योंकि अगर वेब में इसकी आउटपुट देखनी है तो ये console.log की जगह आप कोई जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कोई एलिमेंट गेट करें, उसमें आउटपुट शो करें। रिएक्ट में सीखेंगे उसमें डिफरेंट है, एंगुलर में करेंगे उसमें डिफरेंट है, जे क्यूरी में भी डिफरेंट फंक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो लॉजिक बिल्डिंग है वो पहला जो स्टेप है, जो लैंग्वेज का सिंटेक्स है, जो बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ वो वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो बहरहाल आउटपुट तो यहां भी हमें किसी न किसी यूआई में नहीं, जब तो आप एटलीस्ट कंसोल में देखें। इसमें यह फायदा होता है कि आप जो है वो यूआई इंडिपेंडेंट लर्निंग कर रहे हैं एज अ लैंग्वेज।
और इसका जो है वो स्कोप ज्यादा है, बिकॉज ये किसी भी यूआई में बाद में एक्सप्रेसेबल है। अब जबकि जावास्क्रिप्ट में आप दो जो नई डायमेंशंस आई हैं, खास तौर पर दो से तीन नए एरियाज आए जो पहले जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स को ये फैसिलिटी नहीं हासिल थी। अभी तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब की हद तक ही महदूद थी। जब ये ब्राउजर से बाहर निकल आई, कैसे निकल आई कि इसका इंडिपेंडेंट लोड की फॉर्म में रन टाइम एनवायरनमेंट, इंटरप्रेटर, कंपाइलर अवेलेबल हो गया, तो आप जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग की तरह इसको रन करें, लिखें। एंड राइट नाउ जावास्क्रिप्ट किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उससे ये पूछें कि आप बताएं किस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं यूज हो रही। आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते, जस्ट यू डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज नहीं बदल जाएगी। ये मैं इनपुट यहाँ पे हार्ड कोडेड 10 और 20 ले रहा हूं, मुझे डेस्कटॉप में यूआई सिर्फ क्रिएट करनी आनी चाहिए, और वो HTML CSS जो है वो नहीं होगा, वो कोई सा भी सिस्टम हो सकता है। ठीक है, आप लिखें डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एक लाइब्रेरी, जिस तरह रिएक्ट वेब के लिए ये बड़ी पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉन, जो आपको इंस्टॉल होगी उसी तरह रन होगी। बस ये सॉफ्टवेयर आपने .NET में नहीं बनाया, आपने सॉफ्टवेयर जावा में, JDK में नहीं लिखा, जावास्क्रिप्ट में, इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सो यहां से इसकी, मैं इसको मोबाइल फोन को जरा साइलेंट करना, इसकी ब्यूटी ये है कि आप डेस्कटॉप में जब प्रोग्राम ये के लिए बनाएंगे तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबल होगा। वो आपका प्रोग्राम विंडोज मशीन पे भी चलेगा, लिनक्स यूनिक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा। यानी अगर डेस्कटॉप में जाएंगे तो तमाम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स के लिए और ये मजे की बात है, ये देखें ऑलरेडी आप जावास्क्रिप्ट की डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, आपको पता नहीं। ये एप्स जो उसने दी हैं वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन इसी लाइब्रेरी को लेकर जावास्क्रिप्ट में बनी। विजुअल स्टूडियो कोड खुद जो हम आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, जिसमें लिख रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, अब ये खुद एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली ऐप है, लेकिन अगर आप वेब व्हाट्सएप का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो वो भी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अगेन आजकल तो आपको पता है जूम और गूगल मीट और टीम्स ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इसकी भी जो इंस्टॉल्ड ऐप है, क्योंकि टीम्स में और व्हाट्सएप इसमें आपको पता है कि वो ऑप्शन देते हैं, आप वेब बेस कर लें, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, या डाउनलोड करके इंस्टॉल कर। तो ऑलरेडी फिग्मा, ये जो UX के डिजाइनर्स हैं उन्हें पता है कि फेच, फिग्मा जो है, एडोब XD, ये कितने जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो आपके पास जो यानी जावास्क्रिप्ट के कोर स्किल लेने के बाद आगे डायमेंशंस क्या है, वो जरूरी नहीं आप वेब ही हो, आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं जो हर तरह के ऐप बना सकते हैं। हाँ, इसमें UI सिर्फ फर्क होगा कि यूजर इंटरफेस इसका जो बनेगा वो किस तरह से जो है वो बनेगा। आप ये सिंपल एक दो ट्यूटोरियल देखते हैं, सो आपको पता चलता है कि ये आपके पास उसी तरह से कोर लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आती है। जस्ट गो टू द डॉक्स एंड इस डॉक्यूमेंटेशन में आप जो है वो UI बनाना आपको बता देगा किस तरह से है, एंड दैट्स हाउ यू कैन वर्क। एंड देन यानी ये डेस्कटॉप का ट्रेंड पहले नहीं था। डेस्कटॉप के लिए लोग कहते थे यार जावा या C लैंग्वेज या इनमें बनाएंगे या .NET में, लेकिन वेब सीखनी है तो जावास्क्रिप्ट। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। इसके अलावा जो है वेब को मैं इसलिए नहीं कह रहा, वेब तो पहले दिन से ही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये जो ब्राउजर है ये ब्राउजर आज भी उधर ही खड़ा है, जो आपका जो भी ब्राउजर सॉफ्टवेयर है वो तो उधर ही आज भी, कि वो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही अंडरस्टैंड करता है। तो जो भी चीज ब्राउजर में आप ओपन करते हैं, चाहे वो आप वीडियो देखते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, आप कोई गाना सुन रहे हैं ऑडियो, वो तो है ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और तो कोई चीज उसमें नहीं। लेकिन इसके अलावा रिएक्ट ने जो एक और लाइब्रेरी दी, रिएक्ट 360 डिग्री, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। अब देखें, अब आप रिएक्ट लाइब्रेरी या मे बी और भी आपको इससे बेहतर कोई लगे, इनको यूज करके आप
360 डिग्री एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी का बड़ा ट्रेंड समझा जाता है, तो रिएक्ट में आप जो है वो रिएक्ट 360 डिग्री, रिएक्ट 360 इसका नाम है जी। इसकी ऑफिशियल साइट पे जो है वो हम आ जाते हैं, या एनपीएम पैकेज आप देखें कि लोग कितने यूज कर रहे हैं, इसके डाउनलोड्स कितने हैं वीकली, क्या इसमें कोई लोग काम कर रहे हैं। अभी ये बहुत कम है, कितने हैं जी 164, 164 वीकली डाउनलोड हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, आप कंपैरिजन जरा करें, अगर आप वैसे रिएक्ट जेएस को देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक वीक में इतने डेवलपर्स उसको डाउनलोड करते हैं और इतनी दफा ये डाउनलोड होता है एक वीक में। 9 लाख नहीं, 91 लाख कहाँ है, 164 है। यानी वेब के लिए इसकी अथॉरिटी देखें, और इसको कम, ये भी एक सोर्स का गिना जाता है। कितना ये एक बन रहा है जी नंबर, 91 लाख है, 9 लाख है जी, 9 मिलियन प्लस टाइम्स एक वीक में। इट्स नॉट लाइफ टाइम और कुछ सालों का या महीनों का डाटा नहीं, यानी एक 30 दिन में 9 लाख। इसका मतलब है कि आप ये देखें कि 30 दिन में, यानी हर सेकंड में कोई ना कोई डेवलपर आप अल्टीमेट लगाएंगे, हर सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं कोई डेवलपर ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बना रहा है, यानी सेकंड्स में। जितनी देर हम बातें कर रहे हैं और 8-10 प्रोजेक्ट बन चुके हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी और किसी लाइब्रेरी की यहाँ पे नहीं है। आप एंगुलर को लिख के देखें, वो भी ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है। एंगुलर स्पेल इसके सही कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक क्राइटेरिया होता है, आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी देखनी, यहाँ से ये आपको वर्ड, मतलब जो भी आप एनपीएम इंस्टॉल करते हैं यही इसी रिपोजिटरी से इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इसके देखें कितने हैं जी, 60 लाख है, 6 लाख। नोड पैकेज मैनेजर, जो भी नोड में जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाना है वो इसी से ही रिपोजिटरी से। ये जो हम npx या npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो सारा कुछ यहीं से डाउनलोड होता है, ये ग्लोबल रिपोजिटरी, ठीक है। 6 लाख वर्सेस 91 लाख, मतलब। और रिएक्ट नेटिव की अगर बात करें, ऑब्वियसली वेब की मार्केट वैसे ही बड़ी है, हर ब्रांड में वेब पे तो होना ही है, ये तो नहीं हो सकता। रिएक्ट नेटिव को अगर आप देखें, व्यू का कंपैरिजन देखें, नोड का देखें, इस तरह से ये भी आप देखें, यानी एप्स जो है ये वीकली हैं, ठीक है। उतनी फ्रीक्वेंसी से ऑब्वियसली एप्स नहीं बनती जितनी फ्रीक्वेंसी से वेब बनती है। वेब तो हर एक की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब किसी भी तरह से इंटरनेट के थ्रू आना। सो यहां से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, आपके पास वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशंस। इसके अलावा जो नई डायमेंशन आई है वो भी बड़ी मजे की एक है, वो है 2 डायमेंशन और जावास्क्रिप्ट में टेंसर फ्लो। अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह में, तो उन्हें पता होगा कि जावास्क्रिप्ट की बजाय पाइथन में ये टेंसर फ्लो लाइब्रेरी थी। गूगल की ये डीप लर्निंग की सबसे टॉप पॉपुलर, यानी जो वर्ड्स बेस्ट लाइब्रेरी जिसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रिजल्ट्स दी हैं, अब उन्होंने ये जावास्क्रिप्ट में रिलीज किए। सो एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर आपने वेब में, ऐप में, डेस्कटॉप कहीं भी कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल ऐड करना है, इसके आपको थ्योरी आनी चाहिए, टेंसर फ्लो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी यू नो, ठीक है। टेंसर फ्लो जैसी लाइब्रेरीज भी अब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगी। इसके अलावा 3J, ये भी बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग चली, जावास्क्रिप्ट में ही है। ओपन जीएल आपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ी होगी, अब आप देखें इसकी एग्जांपल्स को देखें, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये सारे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। 3D किसी भी तरह से आपने इफेक्ट्स देने हैं, सिंपल ये जावास्क्रिप्ट की कोर की लाइब्रेरी से, ठीक है। ओपन जीएल जो है वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट एक्स वगैरह की प्रोग्रामिंग। आप देखें इस तरह के आप कंप्लीट 3D काम कर सकते हैं, और इस तरह के कैरेक्टर्स, एनिमेशंस देखें, शैडो देखें, मोशंस देखें, कॉन्फ़िगरेबल, ये पूरा एनवायरनमेंट और इसके अंदर भी ये सारा, यानी आप ऐसे ही कॉमर्स की भी बना के एप्लीकेशंस आने वाले दौर में अब यही चलनी है कि आप कैमरा ओपन करें, आप सामने खड़े हो, आपका 3D मॉडल बन के आप यही कपड़े चेंज करके देखें आपको कौन सा ड्रेस, कौन सा कलर आप पे सूट करता है। आप कोई भी प्रोडक्ट है तो लास्ट टाइम मुझे याद है क्लाइंट, सर ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है सर। जी बेटा,
मैं आपने ठीक एक्सप्लोर किया होगा लेकिन बहुत से नहीं किया। अच्छा, ये कपड़े किस तरह से लग रहे हैं? ये मैंने करवाया था यार कोई 10 साल पहले, ठीक है। अब ये बहुत पीछे, ये भाई ने बनाया था, इसी तरह का था, ये रोबोट वाला उन्होंने बनाया था। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं मेरे पास, उन आपके भाई जो है वो पीएचडी जो कर रहे हैं, अब 2010 में उन्होंने मेरे से पढ़ा था, असीस ने, बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब अगर आपको इनकी थ्योरी फिर सीखनी पड़ती है, थ्योरी अलग अलग होती है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखें और एआई करें, ग्राफिक्स करें, मोबाइल ऐप्स में जाएं, आप जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाएं, वेब में तो है ही, वेब में तो नो डाउट अबाउट इट, और यूनिटी 3D गेमिंग इंजन के साथ भी इतनी कंपेटेबल। आपको पता है यूनिटी 3D गेमिंग इंजन पे जो एप्स वगैरह बनाते हैं, या वो .NET का स्क्रिप्ट सपोर्टेड है या जो है वो जावास्क्रिप्ट को शुरू से ही। सो जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है। आपके पास ये लाइब्रेरीज पहले सिर्फ पाइथन में अवेलेबल थी, अब ये 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, तीसरी नहीं है कोई, 2 लैंग्वेज। ये ओवरव्यू में आप देखेंगे, जनरल टेंसरफ्लो, दिस लाइब्रेरी इज अवेलेबल राइट नाउ इन ओनली 2 लैंग्वेजेस, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। टेंसरफ्लो पाइथन के लिए और जावास्क्रिप्ट, ये यहाँ पे ये पाइथन में बता रहा है आपको, और फॉर जावास्क्रिप्ट उसने आप उसकी टैब अलहदा दे दी, ठीक है जी। सो इसलिए जी इस पर्टिकुलर सिंटेक्स में अगर हम बात करें तो देखिए, हम इसकी आउटपुट कहां से देखेंगे, इनपुट कहां से लेंगे, हम किसी यूआई पे उसको बाउंड नहीं कर रहे, हम जो यूआई यूज करेंगे वो 2 मुख्तलिफ यूआई सिस्टम्स में इस जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, एक वेब के एनवायरनमेंट पे और एक मोबाइल। जी जी मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने कहा मैं सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। जी बताएं सर। वो टाइप स्क्रिप्ट का पूछ रहा था कि टाइप स्क्रिप्ट फिर जावा स्क्रिप्ट से अलग है या फिर वो नहीं, टाइप स्क्रिप्ट जो है बेटा, टाइप स्क्रिप्ट अलग नहीं है। ये आपने अगर C++ पढ़ी है तो आपको ये सिंटैक्स पसंद नहीं है, इंटीजर x इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 0, अगर मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है लेट s इज इक्वल टू, आप कहते हैं नहीं यार ये नहीं, मजा नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे बताऊं कि ये स्ट्रिंग है, एक्सप्लिसिटली टाइप लिख के बताऊं ये इंटीजर है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज बन जाएगी। टाइप जावास्क्रिप्ट में की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें कि आप टाइप्स, यहाँ पे मैंने कहाँ बताया कि एक्स और वाई किस टाइप के पैरामीटर होंगे, इंटीजर होंगे, स्ट्रिंग होंगे, क्या होंगे। तो कुछ डेवलपर समझते हैं कि ये सोर्स ऑफ एरर है, कुछ डेवलपर समझते हैं नहीं ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको इस तरह की डिटेल में नहीं जाना पड़ता, बड़ा क्विक सिंटैक्स है, इजियर है। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट है जावास्क्रिप्ट में। नहीं, जब टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर आप इंस्टॉल करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी के ऊपर रैपर दिया, अल्टीमेटली वो जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होनी। ब्राउजर आपका टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझता, वो क्या अंडरस्टैंड करता है, जो कुछ भी आप कर लेंगे ना जावास्क्रिप्ट के अलावा, अल्टीमेटली वो किस में कंपाइल करना है, जावास्क्रिप्ट। और अगर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको कोई और उसमें लेयर की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेन जावास्क्रिप्ट या वनीला जावा। और रिएक्ट में याद रखें, रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में आपके जब प्रोजेक्ट बनाते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप से, दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो टाइपस्क्रिप्ट में लिख लें, चाहे तो जावास्क्रिप्ट में लिखें, मतलब वनीला जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। सो दोनों अवेलेबल हैं, यू कैन राइट योर स्क्रिप्ट इन टाइपस्क्रिप्ट। और टाइपस्क्रिप्ट में सिर्फ इतना फर्क आना है कि जब आप ये पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, इनके इंटरफेसेस वगैरह में एग्जैक्ट डेटा टाइप्स बताएंगे जिस तरह सी लैंग्वेज। नाम इसलिए टाइपस्क्रिप्ट के टाइप जो इसमें नहीं है ना, वो कंपाइलर खुद इन्फर कर लेता है। बास के लिए ये आसानी है कि यार इसमें देखो टाइप भी नहीं बतानी पड़ी, बास कहते हैं नहीं इससे बड़ी एरर्स बाद में आ सकती हैं, मुझे कंपाइलर ही बता दे मैंने इस टाइप का पैरामीटर पास करना था, नहीं किया तो कंपाइल टाइम पे एरर पकड़ी जाए। तो वो इस चीज को समझते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट से आपका सॉफ्टवेयर जो है उसमें कम एरर्स आती, कम डिबगिंग में टाइम लगता है। कि अगर गलत डेटा टाइप का इसमें पास कर दें आप पैरामीटर तो ये नहीं बताएगा आपको। आप दोनों स्ट्रिंग पास कर दें, देखें आपने 10 और 20 का है ना, इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने इसको कहा main.js, इसी पैर को लेने 30 आया है, और अगर मैं इसको स्ट्रिंग दोनों पास कर दूं, इसी में देख लें एक एग्जांपल आपको इंटरेस्टिंग, तो ये क्या कर देगा, हालांकि मेरा अगर इंटेंशन सम करना थी तो इसे मुझे कहना चाहिए दोबारा इनको ऐड नहीं कर सकते, ये स्ट्रिंग है,
न्यूमेरिक दो। अब टाइप स्क्रिप्ट में है कि आप जो कर रहे हैं कंपाइलर को आप पहले बताते हैं भी यहाँ पे इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, अगर ऐसा नहीं है तो कंपाइल टाइम पे एरर है। जी अभी किसने पूछा था जी टाइप स्क्रिप्ट? ये सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना जो सर मैंने पूछा था तैमूर। जी समझ आई तैमूर? यस सर। अच्छा, असल में सॉफ्टवेयर हाउस में टीम्स हैं जो काम कर रही होती हैं, लेकिन जो यू कैन नॉट बी अ टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर विदाउट नोइंग जावास्क्रिप्ट, कि उसके साथ टाइप ही लिखनी है ना, असल में तो उसके साथ टाइप ही लिखनी है। हाउ कैन यू बी अ टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर एंड यू से आई डोंट नो जावास्क्रिप्ट? इसीलिए जो है जावास्क्रिप्ट के बहरहाल कोर स्किल है और इंशाल्लाह ये आप लोगों को इसमें सिखाते हैं। मैं वैसे अभी कुछ कर रहा हूँ, इसका कोई अब टाइम कुछ मिला है, कुछ वीडियो लेक्चर्स मैं चाह रहा हूँ कुछ जरा अच्छी क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके हम फ्रीली भी अवेलेबल करें, स्पेशली जावास्क्रिप्ट के। सिर्फ यहाँ हम ज्यादा फोकस रख रहे हैं जो रिएक्ट में फीचर्स यूज होनी है, जो ज्यादा हमारे कोड से रेलेवेंट है, लेकिन उसमें फिर जरा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को ही डिटेल से किया जाए। इन 3 मंथ का 4 मंथ का कोर्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पर ही, ताकि उसको फुल जो है वो हाँ दोनों लैंग्वेज में कर देंगे यार, अंग्रेजी में भी इसमें जो है इंग्लिश में आपकी रीच ज्यादा आ जाती है, ग्लोबल ऑडियंस जो है आपको मिल जाती है, लेकिन बस लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं होना चाहिए, बिकॉज टेक्निकली टर्मिनोलॉजी होती है ना, ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्योंकि थोड़ी सी कोई जनरल इंग्लिश तो नहीं होती ना, टेक्निकली है, इसी से वर्ड फंक्शन है, उर्दू का वर्ड तो नहीं है, ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, ये जितने भी हम बोल रहे तो हैं, तो उसको थोड़ा सा एक सेंटेंस में लिखा। ये ग्रुप में जो है ना मैसेजेस नहीं, अभी जो है ना, अभी जो है हम ये कोई डिस्कशन सेशन नहीं चल रहा, ये अभी हम क्लास कर रहे हैं। आप लोग अगर कोई क्लास में क्वेश्चन है तो पूछें, ये चिट चैट के लिए जो है ना और बड़े फोरम्स हैं, ये नहीं हो रहा तो ये इस तरह से है, तो ये कोई मतलब इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, नाउ वी आर लर्निंग लैंग्वेज, सो आस्क क्वेश्चंस रेलेवेंट टू लैंग्वेज। इस तरह के जो मासूमाना से क्वेश्चन है ये समझ नहीं आती तो ये लॉजिक बनाने में मसला है, दूसरा कहेगा अच्छा तो इस तरह से करो, ऐसे नहीं, बल्कि इस मैसेजेस को अदर वे में फिर ब्लॉक कर दूंगा। रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें। अब इट्स नॉट एन ओरिएंटेशन जहां आपको हमने कन्विंस करना है, अगर नहीं आ रही तो क्वेश्चन पूछें, प्रैक्टिस करें, इसीलिए तो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए तो आपने पैसे भी खर्चे हैं, टाइम भी लगाना है कि अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। सो अपनी वीकनेस ना बनाए किसी चीज को। अच्छा जी इधर चलते हैं जी, यहाँ पे देखें, ये सारी डिस्कशन का मकसद आपको मोटिवेट करना था कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये नहीं समझे कि भाई अभी तो बेसिक सी चीजें हैं, आगे जो है वो मैं बाद में मेहनत करूंगा, साथ साथ काम करें अच्छे तरीके से। वेल विद दिस डिस्कशन प्लीज स्क्रीन कर दिया ध्यान। अब इसमें जो एक दो चीजें और हमने देखी कि अगर आपके पास एक ही पैरामीटर है कि फिक्स है जी, मैंने उसमें 1 ही ऐड करना है, आई डोंट नीड अनदर पैरामीटर, ठीक है, लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिव्यू करके, तो फिर आप यहां से ये पैरेंथेसिस को लगा दें फिर भी ठीक है, और नहीं भी लगाएं फिर भी ठीक है। नाउ यू कैन राइट इवन मोर सिंपलर सिंटैक्स ऑफ एरो फंक्शन। सो यहां से आप सिर्फ एक वैल्यूज को पास करेंगे तो ऑब्वियसली 11 आंसर आ जाएगा। आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है जी पैरेंथेसिस लगा देते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जरा सिंटैक्स एरो फंक्शन का देख लें। ओके इसमें अगर राइट हैंड साइड पे आपको कोई लॉजिक लिखनी है, अच्छा अगर आपको कोई भी पैरामीटर नहीं पास करना, आप यहाँ पे जो है वो कोई ऐसा जस्ट एक मैसेज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हेलो, सो हियर इन द प्लेस ऑफ दिस पैरामीटर मुझे कोई पैरामीटर पास नहीं करना, तो यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस ब्लैंक, यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगा दें या अंडरस्कोर लिख दें, यू हैव 2 ऑप्शंस, ये ज्यादा बहरहाल कॉमन है जो फंक्शन का एक रूटीन के सिंटैक्स है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इसको आप इस तरह कॉल करें, इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग,
सो इसके अंदर ही आपने मैसेज दे दिया। सो इस तरह से ये मैसेज हेलो प्रिंट कर, ये हमने वेरिएशंस लास्ट टाइम पढ़ी थी। एक कैलकुलेटर की एग्जांपल में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि क्या फायदा है और किस तरह बहुत सी फेल्स की चेन से आप बच जाते हैं। फंक्शन है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक फंक्शन को फंक्शन ही पैरामीटर पास कर दिया जाए, और उसका यूज केस हमने देखा क्या होगा। फिर हमने फाइनली देखा कि किस तरह कॉम्पैक्ट सिंटैक्स इसका लिख सकते हैं, खास तौर पर उस पे लोगों ने काफी जो है उसको एंजॉय भी किया। इसी को अगर मैं कॉम्पैक्ट बनाऊं 3 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट में लेके आए तो हम इसको खत्म कर सकते हैं सबसे पहले आसान पार्ट को, और इसको हम इनसाइड कॉल कर सकते हैं कंसोल के। और अगर ये सम को ले लें तो इसको भी आप खत्म कर दें कि ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को ले लें, लेकिन इसको रैप कर लें पैरेंथेसिस के अंदर। ये फंक्शन कट किया और यहाँ पे मैं इनलाइन फंक्शन, इसको कहते हैं इनलाइन फंक्शन। पैरामीटर के देखें, पैरामीटर कंसोल को देना क्या प्रिंट करो। सो वो ये फंक्शन हमने इनलाइन बनाया, फिर उसको कॉल किया और इसकी जो आउटपुट यहाँ से ये x प्लस वाई रिटर्न हो रही है वो प्रिंट हो रही है। सो इस तरह से आप जो है वो बड़ा मजेदार किस्म का सिंटेक्स भी लिख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंसाइज होगा, लेकिन अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स चीजों को करना भी कोई बेहतर नहीं है। लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वंस यू आर डेवलपिंग सम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तो फिर ऑब्वियसली मेमोरी एफिशिएंट हो, परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंट हो, आप जितना भी कॉम्पैक्ट और बेहतर करके लिख सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये ना हो कि आप यहाँ पे क्योंकि इतना ये पैरेंथेसिस और इसका जो कॉम्बिनेशन बन जाता है एक भी मिस करें तो ये ना घंटों आप इसी को ट्रेस करते रहें। फर्स्ट राइट इन अ सिंपल वे, स्टेप बाय स्टेप उसको आप कॉम्पैक्ट करते रहें। ओके, एक तो इसमें और जो है वो वेरिएशंस हैं एरो फंक्शन में जो हमने कल डिस्कस नहीं की थी, उनको भी देख लेते हैं। हमारे पास डेटा जो है वो कलेक्शन की अगर बात करें तो कलेक्शन की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो कलेक्शन में हमारे पास अरे होती है जिसके अंदर आप जो है वो कोई जो है वो वैल्यूज, जस्ट वैल्यूज को लिस्ट डाउन करते हैं, या कलेक्शन में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, लाइक मैंने कह दिया जी कोई प्रोडक्ट है ई कॉमर्स की, ये है हमारे पास, जिसमें आप आईडी 1, नेम या टाइटल इस प्रोडक्ट का, टाइटल में आप कह दिए जी मोबाइल है, ये फोन है, और इसकी प्राइस जो है वो 40,000 एंड सो ऑन। अब जब आपने कलेक्शन की बात करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर कलेक्शन नहीं है तो एक वैल्यू है तो वो एक वेरिएबल है, वो 10 हो गया, नंबर है, या वो स्ट्रिंग है, या वो बूलियन है। एक वैल्यू है सो यू नीड अ वेरिएबल। इफ यू हैव मोर देन वन वैल्यूज, एक नंबर है तो वेरिएबल ही लेंगे, एक से ज्यादा नंबर्स हैं तो फिर आप अरे लेंगे। ठीक है, अरे आमतौर पर एक ही टाइप की होती है। ठीक है, और ये दोनों डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका साइज फिक्स नहीं है, यू कीप ऑन एडिंग वैल्यूज और ये इसी तरह से ग्रो करती जाएगी। इसी तरह से इसमें भी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं है, यहां पे वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज, इसमें आप मजीद प्रॉपर्टीज रन टाइम पे इंजेक्ट करेंगे, सो जो है आप इसमें इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को मजीद एनहेंस करते जाएंगे। अब एक पॉसिबिलिटी है जिसमें आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, मजीद इनके कॉम्बिनेशंस हैं। मैं एक अरे लूं, इस वक्त मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसी तरह से दूसरी भी प्रोडक्ट होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन। मैं अरे के अंदर भी हर वैल्यू इंडिविजुअल नंबर लेने की बजाय प्रोडक्ट ले सकता हूं। प्रोडक्ट के अंदर भी मैं कोई एक एट्रीब्यूट हो सकती है, अरे ले सकता हूं। प्रोडक्ट के अंदर अरेज की एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कलर्स, किस किस कलर्स में ये अवेलेबल है। ये मोबाइल फोन जो है वो ब्लैक कलर में अवेलेबल है, ई कॉमर्स स्टोर में शो कर रहे हैं, और में भी जो है वो ब्राउन कलर में अवेलेबल। अब ये दो पॉसिबिलिटीज है। जी जी, ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए कर्ली ब्रेसेस लेते हैं और हर वैल्यू का एक नाम है, की वैल्यू पेयर, इसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर। ओवरऑल यानी ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज हैं। सर ये नेस्टेड डिक्शनरी जिस तरह हम यूज करते थे पाइथन में उस तरीके का एक वेरिएबल नहीं बन गया? जी अभी कंपेयर ना करें, बहुत से बंदे उन्हें नहीं पता बिल्कुल, लेकिन ठीक है आपकी बात, डिक्शनरी अगर इसको उससे मैप करें तो ऐसी ठीक है। आपके पास सी लैंग्वेज से कंपेयर करें ये सर, उसकी वजह कि ज्यादातर का भी बैकग्राउंड उससे है। मैं अज्यूम करता हूं कि पाइथन वगैरह नहीं बंदों को आती जो पढ़ने, अगर किसी को आती है इट्स गुड, तो जरा एग्जांपल हम जनरल रख लेते हैं। आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर हर वैल्यू एक पेयर, ओवरऑल ये एक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इस वैल्यू है 1। इस वैल्यू को रेफर कैसे करना है, इस की से, की वैल्यू, और ओवरऑल ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, एक प्रॉपर्टी। तो हम इस वक्त कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स भी इन्हें कहते हैं, आईडी नेम और आईडी टाइटल और प्राइस। अब अगर आपने एरो फंक्शन में इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करना, एरो फंक्शन की बात कर रहे हैं अब यहां, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है, मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन बनाऊं जिसमें जो भी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पास करूं उसकी वैल्यू में 10% इंक्रीमेंट कर दे, कि स्टोर में एक प्रोडक्ट है और हम चाहते हैं उसकी प्राइस में 10% इंक्रीमेंट करना, ठीक है जी। सो इसी तरह से आप जो है लेट, आपने एक फंक्शन बनाया, इसको इनपुट आपने प्रोडक्ट ये ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है जी, और इसका रोल क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस में करना है तो डॉट करके प्राइस को उसने गेट किया और 10% के लिए 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की 10% प्राइस जब इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आप यहां से या डायरेक्टली आप console.log में f को लिखें और इसको प्रोडक्ट पास कर दें। अब यहां क्योंकि आपने ये ऊपर नाम, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, 2 प्रोडक्ट्स में कर लेता हूं, प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 2 है जी। स्टोर में इस वक्त अभी इनिशियल स्टेज पे 2 प्रोडक्ट हैं, मोबाइल फोन है और बाइक है, और इस तरह से प्राइस थोड़ी सी वेरी कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं जो भी मैं प्रोडक्ट पास करूं उसकी प्राइस में 10% इंक्रीमेंट करके मैं देखना चाहता हूं कितनी प्राइस बनती है। तो मैंने फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर लिया। अब प्रोडक्ट पे फॉर्मूला नहीं लगाना, प्रोडक्ट ओवरऑल इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना, किसी एक प्रॉपर्टी पे लगाना है, 10% प्राइस में इंक्रीमेंट करना है, टाइटल में नहीं करना, आईडी में नहीं करना। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 10% के लिए 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एफ फंक्शन को मैंने कॉल किया और इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको मैं कट करता हूं और यहां पे मैं इसका आंसर जो है न्यू प्राइस कह लें सेव कर लेता हूं और यहाँ पे ये आंसर में जो है वो लिखता हूं। जब जी प्रोडक्ट ओके अब हमने नाम चेंज कर दिए, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 कर दिया है, तो हम यहाँ पे कहते हैं प्रोडक्ट 1 कौन सी प्रोडक्ट जो है, मेन्यू ऊपर नहीं आएगा ना, इसीलिए ये तो फंक्शन है, फंक्शन में आप चाहे यहाँ पी नाम रख दें, यहाँ तो आप जो है वो इसीलिए ये चाहे आप पी रख लेना कि पी एक प्रोडक्ट है, जो भी असल में यहाँ पे जो पैरामीटर पास करना है ये वेरिएबल क्या है, ये ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। सो ये आ गया आपके पास 40,000 था तो 44,000 हो गया। आप प्रोडक्ट 2 पास करें तो आपके पास जो है वो 55,000 इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है जी, क्योंकि नंबर है तो वो प्रिसाइज उसकी प्रिसीजन जो है इस तरह से आ जाती। एरो फंक्शन के थ्रू आप किसी एक प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे ये कहूं जी इनमें से, अब आपने जरा शॉर्ट सिंटैक्स की तरफ हमने बाद में चलना है, मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो बताएं कौन सी है। मैं इनमें से जो मैक्स जिसकी प्राइस है, मैक्स प्राइस वो फाइंड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 ये 2 ऑब्जेक्ट पास किए जाएं और जिसकी प्राइस मैक्सिमम है वो बताई जाएगी, जिसकी प्राइस मैक्सिमम है
वो बताई जाए। क्या लिखेंगे जी यहाँ पे? अब दोनों प्रोडक्ट्स में जब भी प्रोसेसिंग करते हैं बेस्ड ऑन सम, आप प्रॉपर्टी कोई डिसीजन लेते हैं कि प्राइस की बेस पर, क्वांटिटी की बेस पर, अवेलेबिलिटी की बेस पर, तो बेस्ड ऑन प्राइस कर रहे हैं तो आपने कहना P1 डॉट प्राइस, अगर ग्रेटर है P2 डॉट प्राइस के क्वेश्चन मार्क, देन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, P1 रिटर्न कर दो क्योंकि कॉलन, P2 रिटर्न। मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग आप लोगों की बेहतर हो, जरा जावा का बेसिक सिंटैक्स नहीं, ठीक है जी। सो नाउ आपके पास कंसोल डॉट लॉग में कॉल कर लेते हैं, ये इसमें अगर कॉम्प्लेक्स लगता है तो इसको अलग से हम मैक्सिमम लेफ्ट m इज इक्वल टू मैक्स प्राइस का फंक्शन कॉल किया, और ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ये प्रोडक्ट 1 कंट्रोल C, प्रोडक्ट 1 डॉट प्राइस और प्रोडक्ट 2 डॉट प्राइस नहीं पास करनी, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पास करने हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्ट वो खुद उसकी प्राइस की बेसिस पर ये डिसाइड करेगा कौन सा ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे कंट्रोल डॉट लॉग में मैंने m लिख दिया। अब m क्या होगा जी? m एक ऑब्जेक्ट होगा कंप्लीट, यहां से मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर, एक ना उनकी प्राइस रिटर्न करूं। सो किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट को आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये इस वक्त ID2 टाइटल बाइक और प्राइस 50,000 ये प्रोडक्ट आई है। अगर आप इसकी प्राइस चेंज कर दें, इसको 60,000 कर दें और फिर आप रन करें तो आप देखें वो 60,000, क्योंकि अब उसकी प्राइस ज्यादा होगी। सो इस तरह से जो पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने कल कोई ऑब्जेक्ट के साथ एग्जांपल नहीं करवाई थी, ठीक है जी। तो हमने एरो फंक्शन में बेसिक नंबर वगैरह पे काम, क्योंकि एरो फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होने, ऑब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा यूज होने, तो इसके लिए मैं चाहता था कि आप लोग ये भी एक बेसिक जी काफी पुराना पड़ा है, थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ऑब्जेक्ट देखें, आपके पास जब भी आपने इसको हम कमेंट में ले जाते हैं ताकि ये आप लोगों से शेयर हो जाए। अगर आपने यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ा है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स, तो वो थोड़ा सा हैरान होते हैं कि यार इसमें क्लास तो बनी नहीं, ऑब्जेक्ट कहां से आ गया। ठीक है जी, मतलब जो उनके ज़हन में बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। इंस्टेंट ऑब्जेक्ट तो ब्लूप्रिंट होता है, ये सर इंस्टेंस ऑफ फ्ला फ्ला ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इसको फॉर द टाइम बिंग ऑब्जेक्ट ना समझे, आप इसे सी का स्ट्रक्चर समझे, स्ट्रक्ट। Don't say it for the time being, it's not an object, it's a simple structure. स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके पास स्ट्रक्चर का ही सिंटैक्स होता है ना, लेकिन क्लास इसलिए कि इसके अंदर आप फंक्शंस भी लिख सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं कोई सा भी फंक्शन बना लूं जो इस पे बेस करता है। ठीक है जी, मैं कहूं जी यहाँ पे सेल प्राइस जो है, जिस तरह फंक्शंस लिखते हैं, सेल प्राइस क्या है कि जो एक्चुअल प्राइस है, जब भी ये सेल प्राइस का फंक्शन कॉल किया जाए तो जो उसकी प्राइस ऑलरेडी है, प्राइस इसको मल्टीप्लाई कर दे 1, तो 10% एक्चुअल प्राइस उसकी ये है, लेकिन जो सेल होनी है वो 10% इंक्रीमेंट करके हो। अब ये स्ट्रक्चर नहीं रहा, अब आपको फील होना शुरू हो गया कि ये ऑब्जेक्ट के ज्यादा, बल्कि आपको लग रहा है ये जिस क्लास है कि क्लास में वेरिएबल हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं। तो ऑब्जेक्ट यूं समझ लें कि आपने एक क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास के, इसमें 3 मेंबर वेरिएबल्स होंगे, कोई गेटर सेट, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंपाइलर उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट करते हैं, डोंट क्रिएट क्लास एंड देन ऑब्जेक्ट। ये उनके लिए जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सिर्फ पढ़ी, इसको कहना टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज। क्या आप बता रहे हैं कि मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें ये डेटा हो, हाँ वो आप क्लास डिक्लेयर करो जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हो, कंस्ट्रक्टर हो, वो आप उस पूरी फॉर्मेलिटी में नहीं जा। सो इट्स मोर लाइक अ स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन इसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसी भी इस ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, और प्रोडक्ट डॉट
आईडी, प्राइस, टाइटल, किसी एक प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हैं। जब एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक नंबर है, जब प्रोडक्ट को खाली एक कह रहा हूं तो वो इस ओवरऑल कलेक्शन का मेमोरी रेफरेंस है। ठीक है, सो अब प्राइस लिखूंगा तो मेरे पास जो है वो प्राइस प्रिंट होगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा तो टाइटल प्रिंट होगा, और अगर मैं इसके साथ कुछ भी नहीं लिखता, ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस ही सिर्फ है, तो वो पूरे ऑब्जेक्ट की डिटेल एक फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये कंसोल फंक्शन का स्ट्रक्चर है, की फंक्शनैलिटी है। जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो वो उस कंप्लीट को लिख देता है। ठीक है जी। अब एरो फंक्शंस में अगर मैंने एक फंक्शन बनाऊं जिससे ये ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न करना है, जो भी सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट इसको पास करूं वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। आप मतलब एक्स पास किया, डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेट मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई लिटरल रिटर्न करना है, ये सिंटैक्स वैसे ही देख लें, अगर आपके पास ये आप एक लाइन पे भी इस तरह लिख सकते हैं, वो जस्ट मैंने रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए लिखा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह से जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह रे आपने डिक्लेयर किया। ठीक है, वो सिंटैक्स जो है, ये लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा उसको हमने प्रॉपर्टी जो है वो इट्स मोर कॉमनली फॉर्मेटेड इन दिस वे। अब एरो फंक्शंस की बात करें तो उसमें ये याद रखें, ऐसा फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा फंक्शन एरो फंक्शन जिसमें में भी कोई पैरामीटर है ये नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका आईडी 1 है और उसका टाइटल कुछ भी एबीसी है इसमें, तो यहां से ये सिंगल लाइनर ही फंक्शन बनता है, राइट। यहां पे एक एरर आ रही, जब मैंने ये एरर क्यों आ रही है जरा ये देख लो कि क्या एरर है जी। इस तरह के नहीं लिख सकते सिंगल लाइनर कि मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया और मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट बनाए, क्रिएट करे एन ऑब्जेक्ट और रिटर्न करे उसे, सिंगल लाइनर ही बनता है ना। तो ये यहाँ पे कह रहा है जी सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली सेमी कॉलन तो यहाँ पे नहीं देना चाहिए। इशू ये है, अगर आपने पहले इस चीज को एरो फंक्शन का लास्ट सिंटैक्स पढ़ा हो तो हमने ये देखा था कि अगर एक फंक्शन सम का जिस तरह से है, उसी से मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर वो फंक्शन सिंगल एक्सप्रेशन पर कंसिस्ट करता है, सिंगल एक्सप्रेशन, तो आपको एज इट इज उसका वो लेंथी ब्लॉक बना के रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर लिख लें तो फिर भी हर्ज नहीं है, लेकिन ये गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये कंपाइलर के लिए अंडरस्टूड है कि जो एक्सप्रेशन लिखा है वो रिटर्न हो। लेकिन अगर आप ये ब्लॉक बना दे तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये आ रहा है कि फंक्शन में जो ब्लॉक, ये जो कर्ली ब्रेस है, ये फंक्शन के बॉडी के लिए भी यही सिंबल यूज होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी यही सिंबल यूज होता है। जब वो एरो के राइट साइड पे ये ब्लॉक का कर्ली ब्रेसेस को रीड करता है तो वो यहाँ पे डबल माइंड हो जाता है। आप यहां से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो कभी भी एक चीज दो पर्पस के लिए है तो उसमें ऑब्वियसली एम्बिग्विटी आ जाती है। तो इस वजह से ये एरर, इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो फिर सिंगल लाइनर में भी इसका लेंथी सिंटैक्स आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लॉक बनाए, डबल यूज कर लेंगे, या एक मिनट ना भाई, तुम अगला पॉइंट पहले ही बता दोगे, मैं समझता हूँ आपको पता है, मुझे भी पता डबल है, लेकिन पढ़ाने का एक फ्लो होता है ना, आप बाकी को मुझे साथ लेके चले। जब तुम सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया यार, मैं इतनी देर से यही तमीज करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे इसका, और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा लेंथी सिंटेक्स बना के फिर उसमें लाऊंगा, आपको रीजन तो पता चले। मैंने रटवाना थोड़ा ये इधर कर्ली ब्रेस कर दिया करें, डबल कर दिया करें, वो बड़ा ही लॉजिकल लगेगा, दो क्यों लगा रहे हैं, मैं उसकी जस्टिफिकेशन तो लाऊं ना पहले, ठीक है। तो इसलिए होल्ड ऑन रखें, डोंट थिंक मैं भूल गया हूँ, ये मुझे नहीं पता। मैं जरा अपने, नहीं अच्छी बात है, पता होना चाहिए, आप लोग भी ट्यूटोरियल पढ़ें,
और शायद मैं भी आपकी जगह हूं तो बंदा जज्बाती तो होता है ना, फौरन बताए कि चलो जी मैं जो है बताऊं, इस गुड, चले अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता एडवांस आते जाएंगे तो शायद बहुत से बंदों की आहिस्ता आहिस्ता फिर बोलती बंद होती जाएगी। अभी शुरू में एक आसान टॉपिक है तो इट्स गुड। फिर मैंने पूछना है इसे, हाँ भैया बताओ जरा, रिडक्स स्टोर में ये थंक एक्शन ये जो है कर रहा है, ये क्या है, क्यों है, ये एपीआई से इंशाल्लाह उसमें बताएंगे। नहीं जरूर कोशिश करें, चाहे गलत ही क्यों ना हो। लेकिन ये चीजों में शायद मेरा जो है ना अपना जो देखें, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल, मैं चाहता हूँ चीज डायरेक्ट बताने के बजाय पहले उसकी रीजन क्रिएट की जाए कि यार ये ऐसे क्यों है। और बात का ये भी होता है कि अगर एक सिंटेक्स है तो उसका अल्टरनेट भी एग्जिस्ट करता है, लेंथी सिंटेक्स। मतलब लेंथी सिंटेक्स अगर आपको नहीं पता तो फिर शॉर्ट सिंटेक्स में मूव क्यों कर रहे हैं, और बात का शॉर्ट सिंटेक्स नहीं भी सूटेबल रहता। एनीहाउ यहाँ पे फिर आप इसी ब्लॉक में चले जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न उसी तरह से। या अब ये एरर खत्म हो गई। ये हमें क्यों जाना पड़ा है, इसकी रीजन ये है कि ये जो एरो के बाद कर्ली ब्रेसेस हैं ये डबल रोल के लिए, ठीक है, कोड ब्लॉक के लिए भी ये यूज होती है और स्टार्टिंग ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए। फ्लो टूट जाए जरा, थोड़ा सा फ्लो आने में टाइम लग जाए। सो इसके लिए एक अल्टरनेट सिंटेक्स भी है, कंट्रोल सी करता हूं। वो अल्टरनेट सिंटेक्स क्या कहता है कि अगर आप ये जो कर्ली ब्रेसेस शुरू कर रहे हैं और आपका मकसद ये है कि ये कोड ब्लॉक नहीं है, फंक्शन की यानी बॉडी नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप इसको पैरेंथेसिस में रैप कर, तो फिर वो कंपाइलर समझ जाएगा कि पहला कैरेक्टर पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो इसका मतलब है इट्स नॉट अ फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आप लिख सकते हैं। ये सिंटेक्स जो है वो आपके पास यूज होता है व्हेन यू आर रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल। लेकिन आमतौर पर इस तरह का कांस्टेंट ऑब्जेक्ट आप सोच रहे हो कि क्यों रिटर्न करें, ठीक है। अगर आपने इसको मैं कट करूं और यहां किसी ऑब्जेक्ट में ओबीजे ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में सेव करवाया हुआ, फिर कोई इशू नहीं, फिर तो कोई कॉम्बिग्यूटी नहीं ना, मैं यहां से करूंगी ओबीजे रिटर्न कर दो। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट ऑब्जेक्ट भी इधर बना रहा हूं और यहीं से रिटर्न कर रहा हूं, तो फिर जो है वो ये कर्ली ब्रेसेस किस मकसद के लिए है भाई, ऑब्जेक्ट के लिए है या फंक्शन की बॉडी के लिए है। फंक्शन की बॉडी थी, आप के ज़हन में क्या सोच रहे हैं, कंपाइलर ने उस पे नहीं चलना, उसको दो चीजें मिल गई एक ही रूल के लिए, और वो वहां पे ही जो है वो अब दो रास्ते निकल रहे हैं, खड़ा होकर डबल माइंड हो गए, इधर जाऊं किधर जाऊं, बताएं आप। राइट, इसमें कोई प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट ले लूं और प्राइस ले लूं, और जो भी प्राइस आए वो प्राइस इज इक्वल टू मे बी प्राइस की बजाय कोई फैक्टर ले लें आप, डेल्टा एक्स, सो डेल्टा एक्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1.10, कि जो भी प्राइस कर लेते हैं, पी कर लेते हैं, जो भी प्राइस पास हो इसमें। अच्छा एक और चीज बल्कि नहीं आप लोग लिखवाएं वो बेहतर है। जी अभी मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपसे पूछा जाए, मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसको मैं एक ऑब्जेक्ट नहीं एक प्राइस में पी पास करूं, एक वेरिएबल में सिंपल प्राइस। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, जो भी यहां से मैंने प्राइस पास की हो, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, इसी तरह उसका आईडी 1 हो, टाइटल उसका एबीसी हो, लेकिन उसकी प्राइस जो है, जो यहां इनपुट प्राइस की गई उसके 10% यानी ज्यादा हो। नहीं क्वेश्चन नहीं मैं शायद क्लियर कर पा, मैं चाहता हूं कि ओके इस तरह से कि मैं यहां पे अगर पास करूं फॉर एग्जांपल 10, मैं परसेंट 10 मैंने पास कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद मैं चाहता हूं जो ऑब्जेक्ट आए इस तरह से उसका आईडी 1 ही हो, फिक्स है ये,
जो मर्जी यहाँ इनपुट की गई है, आईडी हमेशा 1 है, टाइटल उसका एबीसी ही है, प्राइस उसकी अलबत्ता डिपेंड करती है इस इनपुट पे जो पैरामीटर है उस पे। किस तरह डिपेंड करती है कि अगर मैं 10 पास करूं तो 100 में, चले आसान कर लें, 100 बेस प्राइस है जी, 110 रिटर्न करें। अगर मैं 100 लिखूं तो क्या आए, और अगर मैं यहां पे 20 करूं तो क्या हो, 120। चले इस तरह, ये इजी है समझ, यानी मैं उसमें प्राइस में कितना इंक्रीमेंट करना है वो यहां बता दूं। तो यहां पे मैंने चेंज नहीं करना जी। अब ये मैं आउटपुट चाह रहा हूं इस फंक्शन से, जब मैं इसको, मैं पहले आंसर लिख देता हूं। अब ये आपने फंक्शन कॉल भी देख ली, और अगर मैं यहाँ पे console.log पे आंसर, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए ना, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करूं, एक साथ ही टेस्ट भी ले लेते हैं आप लोगों का। here that's what I want। अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं तो ये प्रिंट होना चाहिए। ओके जी, बताएं जी। मेरे पास एक फंक्शन है f, इसकी राइट साइड पे क्या लिखना है ये आपने बताना है। जब मैं इसे कॉल करूं f20 पास करके, तो ये एक ऑब्जेक्ट इस तरह रिटर्न करे। जब मैं उसको प्रिंट कराऊं तो आईडी 1 हो, टाइटल एबीसी हो, 20 पास किया तो प्राइस क्या हो, 120। और अगर मैंने 30 पास किया हो तो यहाँ पे आईडी 1 ही हो, टाइटल एबीसी हो। मैं चाहता हूं एक ऑब्जेक्ट का ही स्ट्रक्चर आप बनाएं और प्राइस क्या हो, 130। ये है जी मेरा काम। सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप चेंज कर सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं आपने चेंज। कौन लिखवाएगा सर? इसी में वो कर्ली ब्रेसेस लगा दी, तो आईडी तो 1 ही है फिक्स, और प्राइस को टाइटल भी फिक्स ही है जो वेरी नहीं करता पैरामीटर के साथ। और अब ये पैरामीटर का नाम क्या है, लेकिन मुझे इसमें एट्रीब्यूट भी इसी नाम से चाहिए, प्राइस। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, यानी जो मैंने यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट की है ना, वो ये है कि मैंने पैरामीटर का नाम खुद से ही रखा है प्राइस, मुझे एट्रीब्यूट भी क्या चाहिए, इसी नाम से, और उसकी प्राइस इस पैरामीटर वाली प्राइस पे बेस करते हुए मैंने बनानी। वैसे उसकी वैल्यू तो आसान है, क्या लिखेंगे, लिखवा दें। हाँ जी बताएं जी, और कुछ ऑनलाइन नहीं बता, आसान थी वैसे इतनी। सर प्राइस प्लस इक्वल टू जो है वो हमारी उसमें चली जाएगी ना, प्राइस प्लस इक्वल टू, नहीं सर, प्राइस लिखिए, प्राइस कॉलन, प्राइस कॉलन, या अभी आप लिखे 100 प्लस प्राइस, 100 प्लस प्राइस, प्राइस। जी हाँ सर ये भी पॉसिबल। पैरेंथेसिस में सर जो कवर कर दें आप, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या एरर आ रही थी, ये भी मैंने बताया। यस सर, ये पैरेंथेसिस में जाएगा। इसको सर डबल पैरेंथेसिस, डबल कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, राइट, यस सर, फाइनल पैरेंथेसिस में मैंने कर, ओके। ये डबल कर्ली ब्रेसेस पता नहीं कहां से सीख ली, एक बंदे ने बता दी। डबल कर्ली ब्रेसेस तो मैंने कहीं डिस्कस ही नहीं की, देखें पूरा लेक्चर आपके साथ मैंने सिर्फ बताया कि पैरेंथेसिस में रैप करना है। नहीं, लेकिन डबल करेंगे तो फिर उसके लिए वो ये है, डबल करेंगे तो उसको रिटर्न भी तो करना ना फिर। तो ये उसका शॉर्ट सिंटैक्स मैंने लिख दिया, पैरेंथेसिस में रैप करें, ऑब्जेक्ट है। यहां पे एक पॉइंट रेंज में बैठा लें, पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं, इसको रन करें। क्या आ गया जी, देखिए इसी तरह आ गया 1 एबीसी 130, इसको 50 करें तो यहां पे क्या आ जाएगा 50। अच्छा, जो पॉइंट यहां पे है मैंने वो याद रखें कि दो जगह आपने प्राइस का वर्ड यूज कर लिया, ये भी बिगिनर्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि मैंने कॉलन से पहले प्रॉपर्टी का नाम आना है और बाद में वैल्यू आनी, ओके। यहां भी प्राइस है, यहां भी प्राइस है, ये जो प्राइस पैरामीटर में पास कर रहा हूं उसका नाम भी प्राइस है, लेकिन हर चीज का स्कोप अलग अलग है।
और रोल अलग अलग है। जो यहाँ पे नाम होता है वो कभी यहां से पैरामीटर से नहीं आप ले रहे। अब मैं ये कहूं जी नहीं ले सकते, ये भी गलत है। अब ये भी एक सिंटेक्स हम पढ़ेंगे, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं ऐसे कह रहा हूं ताकि आप फिलहाल यही समझे, नहीं ले सकते। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप एक एक लिटरल डिक्लेयर करते हैं, एक आइडेंटिफायर जो नाम है, तो ये वैल्यू को जो आप यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड राइट हैंड साइड पे एज अ वैल्यू, नॉट एज अ प्रॉपर्टी नेम। हालांकि दोनों प्राइस है ना, आप कहें जी कंपाइलर को कैसे पता चले कि ये वाली प्राइस जो है वो ये है और ये मैं नया नाम रख रहा हूं। यहां से ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं, इसकी शायद वजह ये भी है कि जब आप लिखते हैं ना इस तरह से x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद आप लिख देते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो हमेशा एक्सप्रेशन राइट साइड पे पहले, यानी इवैल्यूएट पहले होता है, फिर इसको असाइन होता है। तो प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही है, इवैल्यूएट ये पहले होगा और इवैल्यूएट बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर। फिर किस आइडेंटिफायर से इसको रेफर करना है प्रॉपर्टी को, ये नाम तो आर्बिट्रेरी है, आप जो मर्जी रख सकते हैं। इसका मतलब है मैं यहां पे अगर प्राइस में पी करूंगा तो मुझे ये नाम तो मेरा आइडेंटिफायर है, यहां पे क्या करना पड़ेगा, पी। तो अगर मैं सेम भी रख लूंगा इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज जो है ये वैल्यू की जगह पे लिखा है और ये आइडेंटिफायर की जगह पे लिखा है। एक ही जगह पे दो नाम अगर किसी पर्पस के लिए रखें एक ही स्कोप में, तो फर्क उसमें आता है। बहरहाल ये पॉइंट जो है बेसिक जो आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उसमें मतलब छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है ना, ये आपने जरा क्लियर करते जाना। आज अभी मैंने कोई प्रॉपर डिसिप्लिन से इस तरह अभी टॉपिक शुरू नहीं किया, रैंडमली छोटे छोटे जो डाटा टाइप्स, और मैंने एरो फंक्शन 2 लेक्चर में पहले पढ़ाए हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी मैं ट्यूनिंग अभी कर, ठीक है। यानी एक टॉपिक जो वैसे हमारा आज अभी हम फॉर्मली शुरू करेंगे वो आगे जो है वो इन पे बेस करता है। मैप फिल्टर, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, फॉर ईच, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो वो जबरदस्त उसमें यूटिलाइजेशन होती है एरो फंक्शंस की। तो मैं पहले सारी वेरिएशन क्लियर कर। अच्छा, एक वर्ड और हमने लास्ट में लेट और कॉन्स्ट के बारे में, लेट और वार का फर्क पड़ा था। लेट वर्सेस वार, उसमें हमने देखा था कि स्कोप का डिफरेंस है मतलब दोनों का मकसद एक ही, लेकिन हम लेट क्यों यूज करें ताकि प्रॉपर्ली उसका स्कोप एनफोर्स हो। इसी तरह एक और वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट जो है, अब इसको भी साथ ऐड कर लेते हैं, कॉस्ट। ये टॉपिक अब मैं एरो फंक्शन का फॉर द टाइम बिंग वाइंड अप कर रहा हूं, इसको मैं नीचे लेता। कॉस्ट में अगर कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, अगर लेट में जिस तरह डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल है, यानी बाद में आप उस एक्स में चाहें तो 20 लिखवा दें, वेरी कर सकती वैल्यू। अब आप प्रिंट करेंगे एक्स में तो क्या प्रिंट होगा, जो लेटेस्ट उसकी वैल्यू आपने लास्ट वैल्यू जो दी है 20। अगर आप इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दें तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट से मुराद ऐसी वैल्यू होती है जिस ऐसा जो रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। या परमानेंट का वर्ड थोड़ा सा और सेंस में भी यूज होता है। इस सेंस में आप आसान एज इंग्लिश वर्ड यूज कर लें, लेकिन जरा परमानेंट का वर्ड जरा डिस्क से जुड़ा होता है। परमानेंट मेमोरी स्टोर, मतलब मेमोरी में तो वो रैम ही है, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो एक दफा इनिशियलाइज होगी वैल्यू, वो फिर दोबारा चेंज नहीं। सो अगर आप चेंज करेंगे तो कंपाइलर यहां पे कंप्लेन करेगा, वो कहेगा टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। बड़ी कंफ्यूजिंग इंग्लिश होती है। एक चीज या आप कहेंगे एक चीज या कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है। ये कौन सा कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये इंग्लिश जो है ये बड़े प्रोफेशनल्स ने लिखी है, इस पे भी बड़ी डिबेट होती है। मतलब इसका एरर मैसेज पढ़ रहे हैं, एरर मैसेज
असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट, अगर मैं कहूँ तो आप नहीं सर आप अंग्रेजों से हम पढ़ते हैं, उन्हें जरा अच्छी इंग्लिश आती है, इंग्लिश की गलती नहीं है। कांस्टेंट तो उसकी टाइप बता रहा है वो कि वो कांस्टेंट है या वो चेंज हो सकती है, और वेरिएबल वो बता रहा है कि ये वेरिएबल एक है जिसके अंदर वैल्यू इनपुट। तो अगर वो वेरिएबल है एक, तो फिर वेरी तो करना चाहिए ना, कर सकते। अच्छा चले, हम अभी इस इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ते। वैसे वो वेरिएबल आप इस सेंस में कह रहे हैं, आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, आपके ये आइडेंटिफायर है जिसको आप एनीहो, तो इसलिए मैं भी ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे, मतलब इस तरह से मैं बोलूं तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब किसी वेरिएबल, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बाद में बड़े जरा बंदे क्रिटिक होते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं आप ये क्या बोले, वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें, फिर वेरिएबल क्या हुआ, ठीक है, वेरिएबल तो ना हुआ, अपनी बात सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन लग रही। ओके, अगर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें तो उसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं होगी, उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी थ्रू द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की लाइफ टाइम में वही होगी, और अगर करेंगे तो ये एरर आएगा। अच्छा, अगर आप अब यहां से कांस्टेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए मैं एंड करूंगा, कांस्टेंट में जरा काफी बारीकियां। अगर मैं यहां से इस वेरिएबल को इनिशियलाइज ही ना करूं, तो हमने ये देखा है, लेट से कंपैरिजन कर लेते हैं। लेट में जी अगर इनिशियलाइज नहीं करें तो अनडिफाइंड उसकी टाइप होगी, ये यहां पे जो प्रिंट भी हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी टाइप अगर अनडिफाइंड कर दें तो वो तो थ्रू आउट लाइफ अनडिफाइंड ही रहनी। आमतौर पे होता है आप लेट एक्स कर दिए, बाद में वैल्यू दें, अब बाद में तो वैल्यू उसने देने ही नहीं देनी, या देनी देगा वैल्यू, क्या ख्याल है? तो फिर अनडिफाइंड का फायदा क्या है? ऐसा कॉस्ट तो फिर उसे यही एरर दे देनी चाहिए, भी कॉस्ट को लाजमी है इनिशियलाइज करना, क्योंकि अगर एक ही चांस है इनिशियलाइजेशन का जब डिक्लेयर कर रहे हो और वहां नहीं तो अनडिफाइंड, उसको जीरो भी कर सकता है ना वो। नहीं, जीरो तो एक खुद बड़ा स्पेशल नंबर है ना, जीरो करने की तो कोई रीजन होनी चाहिए, इस तरह की ऑटो इनिशियलाइजेशन नहीं कभी होती, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू नंबर की जीरो नहीं है, जावा लैंग्वेज में ऐसे है। डिफॉल्ट बूलियन की फॉल्स वैल्यू नहीं है, कोई डिफॉल्ट का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है, उसकी टाइप अनडिफाइंड है, वैल्यू भी अनडिफाइंड, नॉट चाहे वो किसी भी तरह, क्योंकि डाटा टाइप है ही नहीं, तो मैं इस तरह तो इसको असेस ही नहीं कर सकता जी इंटीजर है तो इसकी डिफॉल्ट क्या है, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसकी डिफॉल्ट क्या है, वो टाइप तो मैं बता ही नहीं रहा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, लॉजिकली जरा सोच के बताएं। गार्बेज का भी कॉन्सेप्ट नहीं, इसी तो अनडिफाइंड वर्ड दिया गया कि गार्बेज ना हो, एरर आएगी, दो ही पॉसिबिलिटी, एरर आएगी या जब मैं एक दफा उसको इनिशियलाइज नहीं करता जी, एरर आएगी या अनडिफाइंड 10 आएगा सर 10 है सर, एरर आएगा, एरर या 10 एरर। ये जो ऑनलाइन बैठे हैं बड़े चला के, हो सकता है किसी ने चला के देख लिया ये फिजिकल के सामने बैठे हैं ना, मुझे पता है। अच्छा जी, क्या आएगा जी? एरर आएगा, एरर। जो 10 कह रहा है ना, शायद उसने चला के देख लिया हो, नहीं मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, तो उसमें चांस ही एक होता है और वो आपको लाजमी अवेल करना, ठीक है। आप इसको कोई जो है वो इनिशियल वैल्यू आप दें, क्योंकि उसके बाद वो वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती। फिर होगी जी बात सर, मतलब इस लैंग्वेज में हम कांस्टेंट को यूज ही नहीं कर सकते अगर हम इनिशियलाइज बाद में करना चाह रहे हैं तो जावा सेंस नहीं बनाता ना, वैसे भी सेंस नहीं बनाता। एक चीज आप कह रहे हैं कांस्टेंट है और जो है वो उसके बाद फिर आप उसको एक डिफॉल्ट अनडिफाइंड वेरिएबल से इनिशियलाइज हो गया टाइप, फिर आप उसको चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेंस नहीं। अच्छा, ये सिर्फ नंबर के लिए नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लें ABC, कॉन्स्ट आपने कह दिया तो उसके बाद इसको कोई और DF स्ट्रिंग अगर आप दे रहे हैं तो वो कहेगा कि भी वही वाली बात है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, चाहे ये तीनों नंबर है, स्ट्रिंग है, या आप इसको ट्रू कर दें अगर, तो इसको फॉल्स में करें तो
इसमें भी इस तरह। तो ये कांस्टेंट तीनों नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन तीनों के लिए। अच्छा, कलेक्शंस के लिए भी इसी तरह से ही है। आप कह रहे होंगे कैसे पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गरम चावल कुछ ऐसे ही है तो, लेकिन बहुत चीजें इसमें अभी हमने डिस्कस करनी। 10, 20, 30, 40। अगर आप लेट के साथ इधर देखेंगे, लेट के साथ आप करते हैं तो किसी भी वैल्यू को आप चेंज कर लें। आपने लिखा अरे उसके 0 सब्सक्रिप्ट के इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 10, मैंने कर दिया जी 99 और फिर मैं जो है इस अरे को प्रिंट कर रहा हूं। लेट के साथ किया वेरिएबल है, तो आपने देखा है कि यहां पे क्या आ गया 99। अगर मैं यहां पे लेट को कॉन्स्ट में बदल दूं, कॉन्स्ट, तो अब यहां पे क्या आएगा जी, क्या आएगा, एरर आएगा। असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब क्या आएगा, कांस्टेंट। एरर ही आएगा या किसी और की ओपिनियन, कोई और भी कोई साइंटिस्ट बैठा है उसकी कोई अपनी राय हो, क्यों भाई, क्या आएगा, एरर ही आएगा, एरर ही आएगा, एरर ही आएगा। अच्छा, इसका मुझे जवाब कभी नहीं दिया। बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं कि ये क्यों एरर नहीं आ रहा। इतना अक्सर मैंने जितना भी पढ़ाया ना, मैंने देखा फंडामेंटल्स पे बड़े लोग वीक हैं, अभी कांस्टेंट का नहीं पता, वेरिएबल का नहीं पता, ये पता डबल करली ब्रेस लगा दे, 2 ब्लॉक बना दे। भाई कांस्टेंट वेरिएबल तो सही तरह सीख लो ना, अभी तो बड़ी दूर तक जाना। इसलिए तो मैं इतनी तमीज बांध रहा था कि मैं आपको पहले पक्का कर लूं कि आप एरर नहीं बोल, आप कहीं एरर आएगा। मैंने कांस्टेंट में एरर करके, वेरिएबल में करके, स्ट्रिंग में करके इसलिए बताया कि आपका ज़हन बन जाए, हाँ यहाँ भी एरर ही आएगा और आप थोड़े से सरप्राइज हो। आप सरप्राइज होंगे तो जो मैं रूल बताऊंगा आपको याद रहेगा, बिकॉज यू वाज एक्सपेक्टिंग एन एरर। तो यहां से बुरा लग रहा है यार, ये तो फजूल ही फिर ऐसे हो गया। आप कॉन्स्ट लिख रहे हैं फिर भी ठीक है, आप लेट लिख रहे हैं फिर भी ठीक है, लेट में भी 99 हो गया और कॉन्स्ट लिखने भी जो है वो हो गया। देन व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन कॉन्स्ट एंड अ वेरिएबल। अच्छा, ये अरे के साथ ही ऐसी स्टोरी नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को ले लें, कलेक्शंस पे अब आते हैं। कलेक्शंस पे अब मैं जो है वो थोड़ा सा टाइम सेव करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। Programming is a tricky thing, you know. Sometimes it gives you unexpected results. Okay, अगर लेट के साथ आपने इसको डिक्लेयर किया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रे को जरा स्टॉप करता हूं। ये अगर लेट के साथ किया है तो ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट है। अगर ये वेरिएबल है तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इसकी कोई भी एट्रीब्यूट आप चेंज करते हैं। 60,000 है, आप उसके बाद 70,000 कर दें, नो प्रॉब्लम। आप इसको प्रिंट करें प्रोडक्ट की डिटेल को, सो यू विल सी कि यहां से इसकी प्राइस कितनी हो गई 70। और अगर लेट की जगह मैं कॉस्ट कर दूं तो अब क्या होगा जी बताएं, एरर आएगी या चेंज करें। अब आप पहली कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं जो ऊपर से आपने अभी अभी लर्न की है, हालांकि अभी पता नहीं क्यों आएगी। बहुत से चेंज 70,000 आएगा। जी 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 चेंज होगी। वो एग्जांपल मैं पहले बनाता तो यहाँ आपने कहना था एरर है, यहाँ कहते चेंज। मतलब बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर भी सही बनाते हैं, सारा सही चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ये क्यों उनका सॉफ्टवेयर सही चल रहा है। आप ये मानेंगे बात, उन्हें नहीं पता उनका सॉफ्टवेयर क्यों चेंज हो। बात कर जैसी आपकी एरर्स वो उसको कैंसिल आउट कर रही होती। सर एक रीजन दो जी, अभी 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 इसको पहले करके तो देख लेना, शायद एरर आ जाए। नहीं आएगा एरर, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये आप देख चुके हैं आप पहले। ओके, अब वापस पहली सिचुएशन पे चलते हैं। फिर रीजन जो है वो आपने अभी मैंने बताया कि कलेक्शंस, इसीलिए हमेशा टॉपिक जो भी पढ़ाता हूं मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। भी प्रिमिटिव्स में ये है, कलेक्शंस में ये, और फंक्शंस का अपना आ गया। बेसिक लैंग्वेज को 3 इन्हीं पार्ट्स में आप डिवाइड करें। प्रिमिटिव्स टाइप्स है, नंबर 3 इनको याद रखें, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। कलेक्शन 2 ही तरह की है, या अरे है या ऑब्जेक्ट है, और थर्ड यू मेक फंक्शंस। ये पूरी कुल असासा है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, बंदे के होते हैं, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ये टोटल डैश, इन्हीं में ही आपने प्ले करना है। इन्हीं में ही जो अच्छा प्ले करेगा वो मिलियंस भी अर्न कर सकता है,
या हो सकता है वो उसको कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर भी ना रखे, क्योंकि मैं बड़ा रिएक्ट की डेवलपर हूँ, उसने कहने नहीं जा रहने दो, हमें जो है वो जरूरत नहीं है आपकी। दीज आर द फंडामेंटल्स। जो भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, अभी आपने देखे हैं ये बने, चाहे वो डेस्कटॉप है, वेब, फंडामेंटल्स बहरहाल खाली कुछ नहीं उससे होता, लेकिन फंडामेंटल्स के बगैर कुछ नहीं आप कर सकते। फंडामेंटल तक ही रह जाएंगे फिर भी कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, आए जी बच्चे, अब कौन है जी जो कह रहा है जी मैं आंसर इसका कोशिश करता हूँ देने की। जी बताएं जी। सर इसकी वजह ये है कि प्रॉपर्टी अगर हम चेंज करेंगे तो एरर आएगा, अगर प्रॉपर्टी के अंदर हम change अरे पे करेंगे- आ जाते हैं ना, मैंने जिस तरह 2 एग्जांपल बिल्ड की है तो उसी पे ही जो है ये पहले अरे पे आ जाते हैं। ओके जी, लेट की सूरत में तो समझ आती है बात कि यार ठीक है, चेंज की तो चेंज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉन्स्ट की सूरत में कोई शर्म कर लेगा और उसको कहेगा नहीं यार ये कांस्टेंट मैंने डिक्लेयर की, उसको ही नहीं चेंज करने देगा, उसको भी उसने करने दी। तो हम ये यहां से क्या समझ जाए कि लेट और कॉन्स्ट में कोई फर्क नहीं होता। एग्जाम्पल बेस्ड लर्निंग कितनी बुरी होती है, एग्जाम्पल तो यही प्रूव कर रही। हाँ जी, इसका बताया तलहा। कांस्टेंट लगाने से अरे के मेंबर्स में मे बी चेंजिंग ना हो सकती हो। कांस्टेंट चेंज ही तो कर रहा हूं मैं, नहीं सर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इसके नाम बढ़ाए जाए कांस्टेंट करने। बढ़ाए जा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते। आप देखें अरे में पुश करें आप, इसमें जो है वो कोई भी और कर दें 80, बिल्कुल जो है बढ़ाए जा सकते हैं। डायनामिक अरे है, ये देखें, ये इसमें एक्सटेंड करें, डिलीट करें, मजे से जो मर्जी करें आप। ये रमीज को तो बुलाइएगा, ये दर्द गाड़ है। मेरा मोबाइल बंद हो गया, उन्हें कहेगा जरा चार्जिंग पे। अच्छा मेरा मोबाइल जो है बंद हो गया जी, अभी जो ऑनलाइन है, मैं कंप्यूटर से हूँ। आप लोग कोई भी क्वेश्चन है ना तो जस्ट आप पूछें, डोंट रेज योर हैंड, माइक ऑन कर लें और पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे अभी फोकस की हूँ जी। सर अगर कांस्टेंट है तो फिर इसमें चेंजिंग तो आनी ही चाहिए वैसे तो। हाँ, असूलन ये है, अगर जो बंदा यही असूल पे है तो वो ज्यादा बेहतर सीखता है, क्योंकि वो लॉजिकली तो ऐसे ही लगता है। हाँ जी इंडेक्स पे जाके चेंज कर रहे हैं, इसलिए पॉसिबल हो रहा है। ओके, इंडेक्स पे ही चेंज होती है और कैसे होती है? चेंज होनी है तो होनी इंडेक्स पे। मेरा अरे के नाम में उसका बेस एड्रेस पड़ा होता है, वहां से बेस में कैलकुलेट करके इंडेक्स पे जाके चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और होती है ऐसे अरे में जो है वो, इसीलिए उसने लगा। तो फिर इसका मतलब है, यानी मैं ये कंक्लूड कर लूं कि इधर लेट रे की सूरत में लेट लिखें या कॉन्स्ट, डजंट मेक एनी डिफरेंस, नहीं। अच्छा देखते हैं यार, इसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं करते, एरर लाने की कोशिश करते हैं कि लेट लिखूं तो एरर ना आए, कॉन्स्ट लिखूं तो एरर है। ऐसी एग्जांपल कोई आनी चाहिए ना, ताकि फर्क पता चले। अभी तो मैंने सिमिलरिटी ले ली। इस टॉपिक को मैं दोबारा से फिर स्टडी करता हूं एक दफा, अब जरा बेहतर तरीके से। ये मेरे पास एक अरे है, ओके, ये मेरे पास अरे है। मैंने जब, बल्कि इस तरह से कहना चाहिए, जब मैं एक इस तरह आइडेंटिफायर डिक्लेयर करता हूं एक्स, तो आप बताते हैं जरा मेमोरी में कितनी वैल्यूज जो है उन्होंने जगह ऑक्यूपाई की, कितनी वैल्यूज क्रिएट हुई। एक ही बाइट्स को नहीं मैं देख रहा, वो 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है, बाइट है, उस पे नहीं मैं जा, एक वैल्यू क्रिएट हुई। अगर आप इस तरह से 10 और 20 अरे में ले जाएं तो आप कितनी वैल्यूज क्रिएट हुई? 2। सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है, 3 वैल्यूज मेमोरी में क्रिएट हुई। या उसी एग्जांपल को ले आए वापस, अब 2 वैल्यूज क्रिएट हुई हैं, अब 3, 2 वैल्यूज ये इटसेल्फ 10 और 30, और एक वो अरे, वो एक सेपरेट खुद आइडेंटिटी है, इसमें इनका बेस एड्रेस पड़ा है जो इनको रेफर कर रही। यानी जब मैंने लिखा 10 और 20, 10 और 20, it's more like phonics to speak easier, 10, 20, 30, तो पहली बात तो ये याद रखें कि मेमोरी में इस वक्त मैंने 5 नंबर्स लिए हैं, तो इनफैक्ट 6 क्रिएट हुई हैं वैल्यूज, 6 आइडेंटिफायर्स के लिए मेमोरी रिजर्व हुई है। 5 तो वही है जिनमें ये डाटा पड़ा है, 6th वो है जो
इनका मेमोरी रेफरेंस कंटेन करता है और वो खुद फिजिकली अलग मेमोरी। मैं नहीं, सिंपल 5 डब्बे बना लिए, इनमें 10, 20, 30, 50 है, और ये एक अलग रे का बनाया जिसमें 10 का रेफरेंस रख लिया, उस रे का बेस पहले मेमोरी का रेफरेंस रख लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ये 6 हैं तो इन 6 में से ये 5 वेरिएबल ही कांस्टेंट नहीं डिक्लेयर हुए, सिर्फ ये जो छठा है जो हमें इनविजिबल नहीं नजर आ रहा वो कांस्टेंट डिक्लेयर हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो एरर है। अब इसे कैसे चेंज करूंगा? इस तरह से मैंने लिखा अरे 1, एक और अरे ली, उसका नाम मैंने रख दिया अरे 2। इस वक्त मेमोरी में मेरे पास 12 वैल्यूज हैं, 5 ये इस अरे की, और इसको चेंज कर देते हैं, इसको कह देते हैं जी 60 या जो भी। अब ठीक है, अब अगर मैं करूंगा अरे 1 में जब मैंने कांस्टेंट कह दिया तो ये अरे 1 ये मेमोरी रेफरेंस कांस्टेंट हुआ है, डेटा नहीं। अब ये हमेशा इस डेटे को पॉइंट करेगा। अगर मैं इसको कोई और रेफरेंस असाइन करने की कोशिश करूंगा तो कहेगा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अरे 1 में जो रेफरेंस पड़ा हुआ है वो आप ओवरराइट नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। ओके, उसने कहा जी, इसको मैं चलाया मैंने तो उसने कहा दिया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। और अगर मैं लेट कर दूं तो एक पहले मैं जो है वो अरे 1 में इस अरे को कंटेन करता हूं, उसके बाद मैंने ये अरे वहां पे इसका मेमोरी रेफरेंस रखवा दिया, कोई इशू नहीं, मैं जो मर्जी रेफरेंस चेंज कर, अब लेट में कोई एरर नहीं आ रहा। जब आप डिक्लेयर करते हैं ना कांस्टेंट किसी अरे को, तो यूं समझने कि ये नाम जो है ना अरे 2, ये लाइफ टाइम इस अरे के साथ ये अटैच हो गया, किसी और के साथ अटैच नहीं होगा। लेकिन वो जिसके साथ अटैच है वो आगे अपना डेटा नहीं कांस्टेंट हो गया, वो चेंज हो सकता। अच्छा, सी लैंग्वेज इससे ज्यादा आपको कंट्रोल देती है। सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ तरह से, उसमें आप ये डाटा भी कांस्टेंट कर सकते हैं, रेफरेंस भी कांस्टेंट कर सकते हैं, किसी एक को कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स अलग है। सी लैंग्वेज को अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये जाके देखिएगा, नेट पे सर्च कीजिए। ठीक है, देयर आर सम लैंग्वेजेस, एक मिनट सर मैं वाइंड अप कर लूं बेटा। देयर आर सम लैंग्वेजेस वेयर यू कैन डिक्लेयर not only the reference as constant but the data to which it refers you also make that data constant। उस सूरत में ना ये चेंज होगा, ना एनहांस होगा, ना कुछ होगा। तो जावास्क्रिप्ट में बड़ा रेफरेंस ही सिर्फ है और उसको कांस्टेंट कर देंगे तो आप ये अरे 2 इस अरे के साथ जुड़ गई, किसी और को रेफर नहीं हो सकती। तो यहां पे अब अरे 1 क्या है, मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, तो अरे 1 को चेंज कर दिया आपने, कोई एरर नहीं आई देखा। और अगर अरे 2 को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि 2 में भी मैं 1 की रेफरेंस रखूं, अब या आप हार्ड कोडेड कोई और अरे बाद में रखवाना चाहेंगे तो वो कहेगा नहीं भाई, वो जो अरे एक दफा अरे 2 को मिल गई है वही रहेगी, क्योंकि अरे 2 ने उस रेफरेंस को कांस्टेंट कर दिया, अब किसी और अरे को रेफर नहीं कर सकता। तो अरे को कांस्टेंट का मतलब है कोई और अरे नहीं इसे मिलनी, लेकिन जिस अरे को वो रेफर कर रहा है वो डाटा नहीं कांस्टेंट हो गया, वो डाटा जैसे मर्जी आप उसको जो है वो चेंज कर। ये मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है लॉजिकली समझना। अरे 1 2 शायद मैं देख रहा हूं कंफ्यूज कर ही लोगों, इसको इस तरह से समझ लें कि अगर आपने एक दफा अरे को कांस्टेंट कह दिया तो नाउ यू कैन नॉट सेव अ डिफरेंट अरे इन दिस वेरिएबल। हाँ, इस अरे के अंदर चेंजेस करें, इसको एक्सटेंड करें, रहेगी यही अरे। अब इस सूरत में ये कांस्टेंट है, ये इस कांस्टेंट, तो आप देखें असाइनमेंट टू कांस्टेंट, लेकिन अगर आप लेट कर दें तो अब आप जो है पहले इस अरे को रेफर कर रहे हैं, बाद में आप उसमें अरे चेंज कर दें। नाम जो है वो 1 है, इसको अरे कर लेते हैं, मैंने 1 2 खत्म कर दिया। अब देखें जी, कांस्टेंट कह दिया तो लेट कह दिया वेरिएबल, तो उसने अब ये अरे ले ली, और अगर कांस्ट होता तो वो एरर कहोगे ना, नहीं तुम्हारी जो है ना अरे को बता रहे भाई तुम्हारी शादी होगी इसके साथ, अब तुम इसे छोड़ के नहीं भाग सकते। हाँ, ये एक्सटेंड करती जाए, 4 बच्चे हैं, 6 हो जाए, 5 हो जाए, रहेगा इसी की रेफरेंस तुम्हारे पास।
आपने कहा था चेंज नहीं हो सकता, ये भी एक सोशल एग्जाम्पल, उसमें चेंज आ जाए, यू आर कॉन्स्टेंटली बाउंड टू दिस पर्टिकुलर कलेक्शन। जी आप पूछें जी, जो क्वेश्चन कौन पूछना चाह रहे थे? सर वो क्लियर हो गया, यही चीज। इसलिए मैंने कहा कि वो अरे 1 2 वाली मुझे लगा कि शायद वो मेरी एग्जांपल सर यूज कर दी बंदा। जी जी सर, इसमें जैसे आपने कहा फिजिकल एड्रेस जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है। एरे अगर 5 हमने लिए हैं वैल्यूज, तो उसमें से 6ठी जो है वो उसकी एरे की अपनी होगी, जिसमें वो एड्रेस सेव करेगा बाकी सबके। तो जब हम इसमें एक को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब 6 की जगह उसको 7 चाहिए होंगी, तो फिर देखें ये बात याद रखें, अरे जो है ना, पहली तो बात है, एक आपने मेरे पे गलत इल्जाम लगाया, रिकॉर्डिंग में भी है, उसको मैं पहले साफ कर लूं। मैंने ये अगर कहा भी है शायद समझाने के लिए, रेफरेंस बार बार जो वर्ड में यूज कर रहा हूं, मैं एड्रेस नहीं यूज कर रहा। एड्रेस और रेफरेंस में फर्क। अरे के पास फिजिकल एड्रेस नहीं होता, रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक्चुअल एड्रेस जावास्क्रिप्ट अपने पास हाइड कर लेता है, उसमें एक आईडी लगाता है, एक डमी नंबर लगाता है और वो रिटर्न करता है, ताकि फिजिकल एड्रेस यूजर का एक्सपोज ना हो। पहली तो बात ये करें। इसलिए जब भी बात करते हैं, जबकि सी लैंग्वेज बाय डिजाइन ऐसे बनाई गई है कि वहां आपको एक्चुअल रैम का फिजिकल एड्रेस पॉइंटर्स में मिल रहा होता है। सी के अलावा जितनी भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, PHP डॉट जो एप्लीकेशन लेवल पे है, वहां जानबूझ के वो कंपाइलर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो कभी फिजिकल एड्रेस रिटर्न ना करे। और अगर ऐसा हो जाए मुमकिन, तो फिर तो जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी है ना, आप इंटरनेट जब यूज करते हैं तो वहां भी आपके मशीन के अंदर आप एक वेबसाइट विजिट करें और वो बंदा फिजिकली आपकी मेमोरी को एक्सेस करके जो मर्जी करे, वो हैकिंग को और रोकना मुश्किल हो जाए। तो फिजिकल एड्रेसेस आर नेवर एक्सपोज्ड। फिजिकल एक्सेस एड्रेसेस हमें बात का चाहिए होते हैं। आप एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं, कोई आप हार्डवेयर लेवल से डायरेक्ट इंटरफेसिंग का सॉफ्टवेयर करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट पोर्ट पे रीड करना है, तो फिर उसके लिए कभी रिएक्ट या ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं यूज होती, उसके लिए सी लैंग्वेज यूज होती। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं उनको सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है या असेंबली लैंग्वेज पढ़ाते हैं, कि उन्होंने लोएस्ट लेवल पे काम करना। पहली बात तो ये क्लियर हो। अब दूसरी जो बात ये है कि अगर ये एड्रेस हो या रेफरेंस हो, एड्रेस हो या रेफरेंस हो, वो एक नंबर है जो इसका बेस का है कि स्टार्टिंग कहां से है, वो आगे जितनी मर्जी टेल चलती जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता ये टेल कहां तक है, मतलब ये टेल कहां पे है। अभी रेफरेंस तो वही रहा ना, बेस। तो ये जहां भी लोड होगी उसका सिर्फ बेस रेफरेंस लोड कर लेगा और फिर इंडेक्स से वो जंप कर जाएगा, इससे 1 2 3 4 5 6 जो भी इसमें प्लस करेंगे, जो भी इंडेक्स देंगे उस पर चला जाएगा, उससे फर्क तो नहीं पड़ता। क्यों भाई? यानी सर अगर इंडेक्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर ये आगे मजीद ऐड नहीं कर सकते इसमें। इंडेक्स को भी अगर कांस्टेंट कर नहीं, ये देखें, इंडेक्स को जो है हम सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं, इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता। इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, ये भी तो समझने की बात है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूं इंडेक्स होता है। आप इंडेक्स को इस तरह से समझे, अगर मैं लिखता हूं ना अरे सब 0 पे 80 कर दें, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने बेस रेफरेंस से सिर्फ जंप बताया, भी जंप ना लगाओ 0, जब बेस रेफरेंस जो तुम्हारे पास है वहीं पे जाके वो राइट कर दो। और अगर मैंने यहां पे लिख दिया 10, तो फिर भी वो देखेगा बेस क्या है और इससे 10 जंप लेके आगे जाऊंगा मेमोरी, तो ये सिर्फ जंप है ना। तो जंप लेने से रेफरेंस तो ये है जो, वो तो नहीं फर्क पड़ रहा। जंप मैंने कहा बेसिकली, तो आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता है कि ये जो इंडेक्स होता है वो उसका जो जितना साइज ऑफ एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई होता है, प्लस बेस एड्रेस होता है, उस तरह कैलकुलेट करता है। सो मैं जरा आसान अल्फाज में उसको बताने की कोशिश, इसमें फर्क नहीं पड़ता कोई, हमारे रेफरेंस के कांस्टेंट होने की लॉजिक हमें यहां से कोई डिस्टर्ब नहीं करती। समझाइए बात की? जी सर। ओके, अच्छा यही बात ऑब्जेक्ट के लिए है। यही बात ऑब्जेक्ट के लिए इसलिए ट्रू है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक रेफरेंस टाइप है। यानी जब ऑब्जेक्ट
डिक्लेयर होता है तो इसका नाम भी रेफरेंस टू दिस प्रॉपर्टी, इस ऑब्जेक्ट का बेस मेमोरी रेफरेंस ही कंटेन करता है, तो वो रेफरेंस कांस्टेंट हो गया। अब आप इस प्रोडक्ट के अंदर कोई और रेफरेंस नहीं सेव कर सकते कि मैं कहूं जी यहां पे पहले प्रोडक्ट थी तो अब ये रोल नंबर, अब ये स्टूडेंट को पॉइंट का रेफरेंस ले ले, ऐसे नहीं होगा। 101 उसका नेम है जो भी अली एंड सो ऑन। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, इस स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो डिपेंड करता है ये प्रोडक्ट जिसमें अब मैं नया ऑब्जेक्ट रेफरेंस डालने जा रहा हूं ये मुझे अलाउ करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने कांस्टेंट ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है या वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जो कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है, आप ये वैल्यूज फ्रीली चेंज करें, प्रोडक्ट डॉट प्राइस करके चेंज करें, प्रोडक्ट डॉट उसका टाइटल चेंज करना है टाइटल चेंज करें, ये डाटा सारा नहीं कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अब ये प्रोडक्ट इस जब मेमोरी में एक दफा लोड होगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट इसके ही रेफरेंस ले लेगा और फिर वो रेफरेंस कभी किसी और को रेफर नहीं करेगा, किसी और ऑब्जेक्ट के को रेफर नहीं करेगा। दैट्स द मेन आइडिया। इसमें हाँ जी, अच्छा कांस्टेंट करने के लिए भी रीजन है, कांस्टेंट आपके प्रोग्राम को भी जरा थोड़ा सा एफिशिएंट बनाता है। यानी जाहिर तो लगता है कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन खाली ये मकसद नहीं, कांस्टेंट जो है आपके प्रोग्राम को फास्ट भी करता है, थोड़ा सा स्पीड कैसे बढ़ा सकता है कांस्टेंट। वैसे ये बात समझ नहीं आती कि यार स्पीड से क्या ताल्लुक है। इसका तो ताल्लुक है कि एरर से बच जाऊंगा, मैंने जो नई डाटा चेंज करना मैं कांस्टेंट कह दूं तो ताकि एक्सीडेंटली भी चेंज हो तो पता चले, लेकिन स्पीड जाहिर लगता है इससे इसका तो कोई तुक नहीं बनता, लेकिन है नहीं। हाँ, ये इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट है कि जब आप कॉस्ट डिक्लेयर करते हैं ना कोई डेटा स्ट्रक्चर्स को, तो जब ये रन होते हैं ना, प्रोग्राम रन हो रहा होता है, अगर आप लूप में कोई अरे प्रोसेस कर रहे हैं तो हर दफा वो मेमोरी से उसका बेस एड्रेस लाएगा, उस पर नेक्स्ट इंडेक्स के बराबर कैलकुलेट करेगा एंड सो ऑन। जब आपने कांस्टेंट कह दिया तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को, ऐसे रेफरेंसेस को कंपाइलर इस तरह का उसका ट्रांसलेटर कोड देता है कि वो कैशे में ही रख लेता है, कभी मेमोरी में दोबारा रनिंग प्रोग्राम में चेक भी जाके नहीं करता, उसे पता है ये कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना, तो कैशे से उसे अवेलेबल होता है डेटा। तो मैक्सिमम आप कोशिश करें कांस्टेंट ही डेटा स्ट्रक्चर्स लें, जब तक कि आप वाकई उसको किसी और अरे पे आपका मकसद ना हो असाइन करना, ये डाटा जैसे मर्जी चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें जो C++ पढ़ते हैं ना, उनको शुरू में बड़े वो हैरान होते हैं कि यार ये x इज इक्वल टू x+1 इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, फिर ये एक 1 ऐड करने के लिए ये ऑपरेटर बनाया गया है, इसका क्या लॉजिक है, इन्हें एक ही जमा करना है, तो वो तो वैसे भी कर सकते हैं, तो व्हाट्स सो स्पेशल। अक्सर कहा गया है कि 10 to 15% स्पीड बूस्ट होती है जहां x+1 की जगह x++ यूज करें। होना तो एक ही जमा, आप कहेंगे होना तो एक ही जमा, और प्लस प्लस इतना कॉमन ऑपरेशन है कि जब भी आपने लूप में किसी चीज को इटरेट करना है तो 1 by 1 ही एक एक करके ही चलना है। मैक्सिमम जो लॉजिक होती है लूप से स्टेटमेंट में होती है, इसलिए जब आप किसी वेरिएबल को प्लस प्लस करते हैं, नॉट x+1, तो वो कैशे में भी नहीं, सीपीयू के रजिस्टर्स में ही उसको रखता है और वहीं से उसको नेक्स्ट काउंटर करता जाता है। मेमोरी क्या कैशे में भी नहीं जाता, वहीं से उसको इंक्रीमेंट करता, ठीक है। सो ये चीजें छोटी छोटी जो है ना, मतलब एरर्स भी बचाती हैं, एफिशिएंसी भी लाती हैं। फिर कोड को कॉम्पैक्ट करके लिखना, अच्छे स्टाइल से लिखना, अननेसेसरीली टेम्परेरी वेरिएबल्स, टेम्परेरी अरेज ना लेना, मतलब बहुत से प्रोग्रामिंग की चीजें हैं। मैं तो अक्सर ये कहता हूं, अगर आपने प्रोग्राम अच्छा लिखना, आपने वेबसाइट में फास्ट बनाना चाहता हूं, ऐप हो बड़ी जबरदस्त चले, स्मूथ स्क्रॉलिंग हो, सब कुछ हो, तो एक तो बंदा ये कह सकता है अच्छा यार महंगा मोबाइल ले लो, अगर यूजर के पास अच्छी मेमोरी होगी, अच्छा सीपीयू होगा, क्वाड कोर है तो ऑक्टा कोर लगा होगा, तो फिर बड़ा ये फास्ट ऐप और स्मूथ चलेगी। ये कह के तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सरेंडर कर देते हैं ना, हम सारा
जो है वो क्रेडिट दे देते हैं, नहीं, हार्डवेयर इंजीनियर जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है, कंप्यूटर इंजीनियर, वही प्रोग्राम फास्ट कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो इंस्ट्रक्शन में उतना ही टाइम लेना है। हाँ, वो जहां एक सीपीयू 1000 क्लिक कर रहा है 2000 करेगा तो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा सॉफ्टवेयर जो लिखता है ना, उसका लिखा हुआ प्रोग्राम पेंटियम 1 पे भी आज ज्यादा फास्ट चलेगा एज कंपेयर टू आपके i7। अगर एक लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिखा है तो आप जो अपने अकल से, अपने बेहतर प्रोग्रामिंग स्टाइल से अच्छा सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उसमें पैसे नहीं खर्च होते। ये रिएक्ट में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने सिर्फ डिजाइन पैटर्न चेंज किया है, थोड़ा सा क्लाइंट सर्वर में कुछ चीजें इधर उधर शिफ्ट की हैं और 1000 टाइम स्पीड बढ़ गई है। वही सर्वर आप माठी होस्टिंग भी खरीद लेना, वेब की सस्ती सी होस्टिंग भी, उसमें भी सुपर फास्ट स्पीड मिलती। जहां पे 100 क्लाइंट एक वक्त में सर्वर हैंडल कर सकता था, उसी रैम और उसी रिसोर्सेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस तरह से कहा प्रोग्राम रन करो तो 100 की बजाय वो 1000 कर सकेगा। ये नहीं कहा होस्टिंग महंगी लो, हार्डवेयर की लिमिट है, हार्डवेयर की लिमिट है ना, सॉफ्टवेयर की लिमिट नहीं है। मतलब इस तरह समझें कि हार्डवेयर की लिमिट है, आप कहेंगे 2 GB है तो 4 GB कर लो, 4 GB है तो 8 कर लो, 8 है कभी ना कभी रुकेंगे, बजट भी है, चीजें किससे ज्यादा तो बन भी नहीं सकती। आप कहें ट्रिलियन जीबीज बना दें जी, ऐसी तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन सॉफ्टवेयर की लिमिट नहीं कि आप जितना सोचेंगे और उससे बेहतर हल निकाल लें कि यार इसको इस तरह से लिखूं, इस तरह से लॉजिक बनाऊं तो और बेहतर होगी। ये स्टेप्स भी कट डाउन हो जाएंगे, ये अननेसेसरी मेमोरीज भी नहीं लेनी पड़ेंगी। तो सॉफ्टवेयर में कोई लिमिट नहीं, एक बंदा सॉफ्टवेयर लिखे और ये दावा कर दे नहीं इससे इसको कोई ज्यादा और एफिशिएंट नहीं बना सकता, इसको कोई और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। तो हो सकता है आप में से बड़े अच्छे इंजीनियर हो जो लॉजिक बिल्डिंग में, एल्गोरिथम में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कांस्टेंट और थोड़ी सी डिस्पर्स चीजें पढ़ी। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, बड़े जबरदस्त किस्म के ये फंक्शंस हैं। और आप देखेंगे कि जो है वो जो काम आप टिपिकल स्टाइल से करते हैं, बड़ी लेंथी लॉजिक से, वो कितना शॉर्ट सा यूज होता है। तो एरो फंक्शंस, मैप, रिड्यूस, फिल्टर्स वगैरह लगाने सारे, ये बड़ा एक्सटेंसिवली आपको हर सॉफ्टवेयर में इसकी जरूरत पड़ती है।